नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश का सियासी पारा हाई है, चारों तरफ चुनावी शोर गूंज रहा है। तमाम मुद्दे देश की सियासी आबोहवा में छाए हुए हैं और इस बीच न्यूज 18 को पीएम मोदी ने सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, जो 2024 के चुनावी फेज में किसी टीवी चैनल को दिया गया पहला इंटरव्यू है। न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी और न्यूज 18 कन्नड़ के एडिटर हरिप्रसाद और न्यूज 18 लोकमत के एंकर विलास बडेने ने पीएम मोदी का इंटरव्यू किया है, जिसमें तमाम सवाल उनके सामने रखे हैं। पीएम मोदी के इंटरव्यू की पहली झलक हम आपको दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार तक पर खुलकर की है अपनी बात। तो प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू कल रात हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको उसकी एक झलक दिखाते हैं कि कौन कौन से सवाल पीएम के सामने रखे गए और उन सवालों का पीएम ने जवाब क्या दिया है। बिल्कुल, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया है, कई और मुद्दों पर खुलकर बात की है। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियां अपना रही है। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश हो रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एससी एसटी के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। कांग्रेस 2014 में भी मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर ही आरक्षण की बात कहती हुई नजर आई थी और वही इस बार भी कह रही है। बिल्कुल, तो इस तरह से सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको पीएम के इंटरव्यू की पहली झलक। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीबगर लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। अब देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं। तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है, वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य के आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी का
ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी है। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। जरा मेरा जवाब लंबा हो जाएगा, लेकिन देश के लिए मुझे बताना पड़ेगा। बताइए। आप कांग्रेस का इतिहास देख लीजिए। 90 के दशक से ये मांग उठी है देश में। समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जिसको लगता था कि हमारे लिए कुछ होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन हुए हैं। 90 से पहले कांग्रेस ने पूरी तरह इस बात को खारिज कर दिया, उसका विरोध किया, उसको दबाने की कोशिश की है। यानी 90 के पहले का उनका दशक है। फिर उनको जितनी भी कमीशन बने, जितनी कमेटियां बनाई, उसके भी रिपोर्ट्स ओबीसी के विचार के पक्ष में आने लगे। अब उनके सिफारिशों को भी वो नकारते रहे, रिजेक्ट करते रहे, दबाते रहे। 90 के दशक में उनको लगा कि भाई अब इसको जरा उनकी वोट बैंक की राजनीति के अनुसार उसको टर्न दिया जाए। उन्होंने पहला पाप किया 90s के दशक में कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर, आपको याद होगा, कर्नाटका में उन्होंने धर्म के आधार पर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। यानी देश के ओबीसी को नकारना, उस विचार को दबाना, उस विचार को रिजेक्ट करना, लेकिन राजनीति खातर मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर देना। केंद्र से कांग्रेस गई, 2004 तक ये प्लान ठप रहा, उनका इरादा पक्का नहीं हुआ। 2004 में वो फिर आए, तो आते ही आंध्र में मुस्लिम को ओबीसी कोटा ये देना तय कर लिया। मामला कोर्ट में जाके उलझ गया। अब ओबीसी के 27% जो आरक्षण में मिला हुआ है, भारत के संसद ने दिया है, संविधान के मूलभूत भावना के प्रकाश में दिया है। 27% शहद लगाने की उन्होंने तैयारी कर दी, डाका डालने की कोशिश की। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एनडीसी की। मनमोहन जी के बयान पर बहुत बड़ा हंगामा हो गया। 2 साल कांग्रेस पूरी चुप रही। 2009 के घोषणा पत्र में फिर से इसका जिक्र किया। 2011 में कैबिनेट नोट है इसका। 2011 के कैबिनेट नोट में ओबीसी के 27% हिस्सा डाका डाल करके उसमें से मुसलमानों को दे देना उन्होंने तय किया जी। 2012 यूपी चुनाव में भी उन्होंने इसकी एक असफल कोशिश की, फायदा नहीं हुआ। 2012 आंध्र हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, कानूनी जजमेंट आ गया। एससी में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां भी उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। 2014 के घोषणा पत्र में भी धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, जबकि हिंदुस्तान का संविधान जब बना तब तो कोई आरएसएस वाले, बीजेपी वाले संविधान सभा में नहीं थे। बाबा साहब आम्बेडकर जैसे लोग बैठे थे, पंडित नेहरू जैसे बैठे थे, सरदार वल्लभ भाई बैठे थे, देश के कई महापुरुष बैठे थे। उन सब ने लंबे चिंतन के बाद तय किया था कि भारत जैसे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं सभी जो भी विद्वान लोग हैं, जो कलम के धनी हैं, जो निष्पक्ष हैं, उनका ये दायित्व बनता है
कि ऐसे समय देश को वो एजुकेट करें, सही चीजें बताएं। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी को आपने सुना। न्यूज 18 के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विरासत टैक्स पर पीएम मोदी ने क्या कहा, अब वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने कहा जो लोग एक्सरे की बात कर रहे हैं, दरअसल ये घर घर छापा मारना चाहते हैं। ये घर घर छापा मारकर लोगों के गहने छीन लेना चाहते हैं, अनाज के डिब्बे से भी गहने निकाल लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरीके के माओवादी विचार से पूरी दुनिया बर्बाद है और वही विचार वो यहां पर फैलाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए विरासत टैक्स और संपत्ति बंटवारे को अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए कहा कि यह पूरी तरह अर्बन नक्सल का प्रकटीकरण है। मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाने की। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। मोदी जी, राहुल गांधी ने एक बात और कही है। वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। इसी से जुड़ा सवाल है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक नेशनल एक्सरे कराएंगे, बात सिर्फ कास्ट सेंसस की नहीं है जो कि वो करते आए हैं, उस पर भी मैं आपका मत जानना चाहूँगा, मगर बात वो कहते हैं इससे आगे है। बात कास्ट की नहीं, बात जस्टिस की है। और वो कहते हैं कि हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस देश में जो लोग अपने आप को राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चढ़ाव को बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं, सबसे पहले उनका दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को पूछे कि जिस परिस्थितियों का वर्णन आप कर रहे हो, अगर ये सही है तो 50, 60, 65 साल तो आपने राज किया भाई। ये मुसीबत के जो जन्मदाता आप हो और आपने अब तक की बर्बादी लाई क्यों? पहले उनका जवाब मांगो भाई, नंबर 1। नंबर 2, एक्सरे का मतलब क्या है जी? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये दुनिया में एक माओवादी विचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बर्बाद हो चुकी है। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। और इसलिए मैनिफेस्टो आने के 10 दिन तक बाद भी ये जो जमात आए दिन लिखापट्टी करती है ना, वो चुप रही, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है। तब मिलके मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि देश को जगाना कि भाई देखिए आपको लूटने की ये तरकीब हो रही है। और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वगैरह उन्होंने हर बार कहा है कि भाई जो भी संपत्ति होगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा। तो हिसाब किताब बहुत साफ है, वो क्या करना चाहते हैं। कई और सवाल जिनके जवाब प्रधानमंत्री ने दिए, खुलकर और विस्तार से दिए, उन सभी सवालों को भी और जवाबों को भी आपके सामने रखेंगे और कल ये पूरा इंटरव्यू आप देख पाएंगे। इससे पहले गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ हैं, फराज किदवई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष राय आरएसएस विचारक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और प्रभात त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल प्रभात त्रिपाठी जी आपसे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर बोल रहे हैं, हमने देखा चुनावी मंच से वो जितना बोल रहे हैं, अब इस इंटरव्यू में उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप वो कह रहे हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए मेनका जी, इसको समझना होगा कि आखिर ये आरोप लगता था कि प्रधानमंत्री प्रेस से बात नहीं करते हैं, पत्रकारों से बात नहीं करते। खुल के उन्होंने आज जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि देखिए देश आज जहां 14 के पहले था, उसमें किस तरीके से एक पार्टी लगातार एक वर्ग के लिए इस तरीके की बात करके आरक्षण के मुद्दे को लेके ये सारी चीजें, जैसे विरासत टैक्स का भी मामला सामने आया, ये जनता को पता होना चाहिए कि आखिर इन्होंने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, सत्ता से ये 6 दशक तक सत्ता में रहे, क्या इन्होंने काम किए? जनता ने उनको बाहर किया। एन कैन प्रकरण सत्ता में आने के लिए वो किस तरीके से कितना घातक घोषणा पत्र उन्होंने इस देश की जनता के लिए बनाया है, ये पता होना चाहिए देश की जनता को। उन्होंने बताया, मंच से ही बता रहे हैं और ये इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया। मेरा ये मानना है कि ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं हानिकारक या राजनीतिक, जो उन्होंने फिर तुष्टीकरण की राजनीति पे ये आगे बढ़े हैं कि हम जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोट इनसे चला गया था, इनको ये लग रहा है कि 2024 के चुनाव में एक मुश्त माइनॉरिटी वोट अगर मुझे मिल गया तो हम इस देश की सत्ता में पुनः काबिज हो सकते हैं। जबकि रीजनल पार्टीज, कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टीज में समाजवादी पार्टी के पास पूरा इंटैक्ट मुस्लिम वोट है। तो ये सारी चीजें जो घोषणा पत्र बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रदेश तुष्टीकरण की जो बात है, और वही बात आपको भी घोषणा पत्र में दिख रही है, प्रधानमंत्री ने जिसे क्लियर किया है। अमित भी हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हैं। अमित भी सवाल करना चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रियंका गुप्ता जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र कई बार किया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो कुछ है उसका एक्सरे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक के बीच में असल बात सामने जाए, ये बहुत जरूरी है। इस वजह से पहले और दूसरे चरण के बाद हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विश्लेषण कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में पूरी सच्चाई लेकर जा रहे हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से मैनिफेस्टो की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि ना जो इनहेरिटेंट टैक्स है उसके बारे में भी मैनिफेस्टो में कुछ लिखा गया है, और ना ही किसी मुस्लिम समाज के लिए किसी आरक्षण के बारे में भी इस मैनिफेस्टो में कुछ लिखा गया। तो मुझे लगता है कि आधारहीन बात है, और आपके सामने भी मैनिफेस्टो होगा, आप जरूर पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं। रही बात कर्नाटक की, तो मैं पूछना चाहती हूँ, कर्नाटक में 16 साल से किसकी सरकार? संजय राणा। तब उन्हें याद नहीं आया था कि इस तरह का कोई आरक्षण। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति आज जिस तरह से हताश है, निराश है। जो है, आप देखिए 2 चरण के जो चुनाव है उसका जो रुझान आना स्टार्ट हुए, उससे जो डर है उसको साफ साफ आप देख सकते हैं। और रही बात, अभी यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ प्रियंका जी। आपके मैनिफेस्टो में फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे की बात कही गई है, क्या आप समझा पाएंगे? राहुल गांधी भी इसका जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके का फाइनेंशियल सर्वे आप करवाएंगे और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे, उसके मायने क्या है, वो सर्वे करके समझा दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो सोशल इकोनॉमिक वे में हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा देश में, इससे पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी तब एक सर्वे किया गया था, तो जातिगत नहीं परिभाषा इस वक्त आप दे रही हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये सर्वे तो होता रहता है, ये डेटा तो हर साल आता है, और ये डेटा आपको घोषणा पत्र में इस सर्वे को कराने का जिक्र करना पड़ा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। फराज किदवई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रियंका जी, लौटेंगे आपके पास। फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है उत्तर प्रदेश में, INDIA गठबंधन का हिस्सा है। आप, प्रधानमंत्री जी ने खुलकर बताया है संपत्ति सर्वे से क्या मतलब हो सकता है। सैम पित्रोदा ने वहां बैठकर क्या बयान दिया कि विरासत पर टैक्स लगना चाहिए। इन सब बातों, इन सब पॉइंट्स पर समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ है, घोषणा पत्र के साथ है? देखिए, आपने मुझसे 2 सवाल पूछे। एक सवाल ये पूछा सैम पित्रोदा जी के ऊपर और दूसरा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूछा।
मैं इसका एक काउंटर सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि प्रज्ञा ठाकुर इनकी सांसद थी, उन्होंने कहा था कि नाथूराम गोडसे जो है वो देशभक्त है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या माननीय प्रधानमंत्री जी नाथूराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं? और प्रज्ञा ठाकुर कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक चुनी हुई सांसद थी भोपाल से। तो सैम पेट्रोडा अगर एक बयान देते हैं और उसके ऊपर अगर इतना ज्यादा तूफान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक खड़ा कर देते हैं, फराज किदवई जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना बड़ा बवाल क्रिएट करते हैं ये तो मेरा सवाल था ही नहीं, और न ही मुझे उससे कोई मतलब है। मेरा सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे की बात है, जातीय जनगणना की बात है, राहुल गांधी जगह जगह कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, हम संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, सब बराबर कर देंगे। दूसरी तरफ उसी वक्त उसी टाइमिंग में सैम पित्रोदा जो एक बड़े लीडर हैं, राहुल गांधी के वो सलाहकार भी हैं, और वो कहते हैं कि संपत्ति टैक्स जैसे मुद्दों पर चर्चा भारत में होनी चाहिए। ये टाइमिंग भी देखिए जरा, घिर गए हैं, कांग्रेस घिर गई है। कोई घिरने विरने की बात नहीं है, और मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूं कि अगर प्रज्ञा ठाकुर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोलती हैं, आप सवाल के जवाब में सवाल रख रहे हैं, क्या आपके पास जवाब नहीं है? अगर नहीं है जवाब तो हम दूसरे गेस्ट के पास जाएं। जवाब दे रहा हूं मैम आपको, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। दूसरी बात है, ठीक है, हम उनसे पूछ लेंगे, प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लेंगे, आपसे हम नहीं करेंगे इस वक्त इस मुद्दे पे बात। आप ये कह रहे हैं ना, अगला सवाल आपसे लूंगी, उससे पहले संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। संजय जी देखिए, 2 राउंड का तो हो गया मतदान, 5 राउंड के और वोटिंग बचे हुए हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी चैनल पर नेटवर्क 18 को और एक एक सवाल का उन्होंने खुलकर जवाब दिया है और बताया कि वो क्यों कह रहे हैं, मंचों से जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है, क्यों कह रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट जो है वामपंथी सोच है वो बहुत हावी है, और वामपंथी सोच किस तरह से देश को आगे नहीं पीछे ले जाने की बात कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह से उजागर किया है, जो चीज़ें हम सब आम जनता शायद देख नहीं पाई थी, और आज से नहीं चल रहा, आज़ादी के बाद से चल रहा है। जहाँ तक चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से मुस्लिम लीग 1939 का अगर आप उठा के मैनिफेस्टो देख लें मुस्लिम लीग का, सेम बहु कॉपी लगता है जो मैनिफेस्टो इस समय कांग्रेस का हुआ है। हमारी मित्र बोल रही थी कि ऐसे सेंसस होते रहते हैं, मतलब कास्ट सेंसस होते रहते हैं, शायद इनका ज्ञान थोड़ा सा कम है। 1931 के बाद कभी नहीं हुआ, 2011 में भी हुआ था, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया था। बात है आपके मुख्य प्रश्न में। देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी डे वन से करती चली जा रही, चाहे 1964 का वक्फ बोर्ड हो, चाहे आपका पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वर्शिप एक्ट हो, चाहे उसके जो 1995 का एक्ट वक्फ बोर्ड एक्ट लाया हो, तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है और करती रही है। और जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि कांग्रेस की जो मनोदशा है, कहीं ना कहीं इसमें जो कम्युनिस्ट है इनकी छाप आ चुकी है, और कहीं ना कहीं इनका कब्जा हो चुका है। आप कब्जा देखिए, आप जो सर्वे कराएंगे इसमें कोई बुरा नहीं, सर्वे कराइए, कास्ट सेंसस कराइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी के संपत्ति को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होगा? ये मानसिकता सिर्फ कम्युनिस्टों की होती है। और अब देखिए, कम्युनिस्टों देश में यूएसएसआर पहले था, जब रशिया बन गया, और चाइना था, ये दोनों देश नहीं मानते हैं। और जहां पे भी कम्युनिस्टों का विचारधारा होता है, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विचारधारा है उसको इंडियन इंडस्ट्रीज को हैम्पर करने के लिए भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारा जो ग्रोथ है, इंडियन इंडस्ट्रीज का जो बढ़ता हुआ ग्रोथ है, उस पे चाइना की नजर है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा यूनिट जो है इंपैक्ट जो हो रहा है वो चाइना का हो रहा है। आज हम थोड़े थोड़े हिस्सों में दिखा रहे हैं, कल पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त घूम रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बातचीत कर रहा हूं। उनका यह कहना है कि देखिए, मैनिफेस्टो पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि हम मुस्लिम आरक्षण लेकर आ रहे हैं, या कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं है कि हम मंगलसूत्र लेंगे, छीन लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और मैनिफेस्टो को गलत तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं का कहना है। कल मैंने डिंपल यादव से बातचीत की भी, उन्होंने भी यही बात कही। देखिए, कांग्रेस की मैनिफेस्टो की जहां तक बात करते हैं, उसमें पर्सनल लॉ की हिमायत की गई है। तो जब देश में एक लॉ लागू है, भारतीय संविधान लागू है, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून लागू है, तो अलग से किसी का पर्सनल लॉ नहीं चल सकता है। फिर कानून देश के लिए एक ही रहने वाला है। यहाँ पर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की गई है। उसके बाद राहुल गांधी जी का एक पब्लिक मीटिंग,
ठीक है आलोक जी, आपकी आवाज कट गई, लौटेंगे आपके पास। सवाल और भी हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अगर आंध्र प्रदेश का जिक्र किया है, कर्नाटका का जिक्र किया है, जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण में मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की कोशिश हुई। अदालत में यह मसला है, पेंडिंग है, वो अलग बात है कि अदालत में मसला है, अभी लागू नहीं। लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, आंध्र प्रदेश की तब की कांग्रेस सरकार ने यह करने की कोशिश तो की थी, और यही वजह क्यों बार बार कह रहे हैं कि ओबीसी के जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें भी डाका डालने की कोशिश कांग्रेस की है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लौटेंगे संजय जी, कई और मुद्दों पर बातचीत अभी जारी है।